गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था हमारे एलर्जी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डिजीज़, यानी कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ चुनकर जो आपको पढ़ाई गई है। आज से हम अपने सिलेबस का लास्ट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और डिजीज़ के बाद एक सेकंड पोर्शन, आपका सेकंड लास्ट पोर्शन जो बच रहा है दैट इज़ ड्रग्स, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजीज़ में नंबर 1 एड्स, ठीक है। तो आज की हमारी जो टॉपिक है इट इज़ एड्स, ठीक है। ये एक एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो एड्स जो होता है, अब इस एड्स का फुल फॉर्म लिखेंगे हम लोग। इट इज अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, ठीक है। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, ठीक है। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी और सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही है वो क्या दिख रही है? उपार्जित, अक्वायर्ड, यानी कि ये बाय बर्थ ये बीमारी आपको कभी नहीं होगी। जन्म से एड्स कभी नहीं होगा। एड्स दुनिया में आने के बाद, दुनिया में जब हम आ जाते हैं तो हम उपार्जित करते हैं, यानी कि ये हमें जन्म के बाद ही हो सकता है। जन्म से ही ये डिजीज हमारे शरीर में नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। प्रतिरक्षा कमी, यहां पर अगर मैं जोड़ दूं इसको, प्रतिरक्षा की कमी कर दूं, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा मतलब समझ में आ जाएगा कि इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब है कि इस बीमारी में सबसे पहले अटैक कहाँ होता है? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम पर। और क्या होता है? उसमें कमी होने लगती है। मैंने ये नहीं कहा कि इम्यून सिस्टम सीधे ही खत्म हो जाता है, डायरेक्ट ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, नहीं, उसमें कमी होती है, धीरे धीरे कमी होती है। और लास्ट में आप देख रहे होंगे वर्ड लिखा गया है लक्षणों का समूह, यानी सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अगर आप इसको इंग्लिश में करना चाहें तो आप लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि लक्षणों का समूह। तो धीरे धीरे क्या चीज में कमी हो रहा है? आपके इम्यून सिस्टम में कमी हो रहा है, और ये कमी जैसे जैसे होगी वैसे वैसे अलग अलग लक्षण क्या होंगे? जाहिर होने लगेंगे। आपके शरीर से अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई पड़ने लगेंगे, है ना। यानी कि धीरे धीरे करके लक्षण सामने आता जाएगा और आपकी प्रतिरक्षा में क्या होगी? कमी होने लगेगी। तो देखिए यहाँ पे सामने आपको कई सारे डेफिनेशंस को एक में मिला दिया जाए तो हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? तो क्या लिखा मैंने के लिए? इट इज डिफाइंड एज अ डिजीज इन विच इम्यून सिस्टम गेट्स डैमेज। ये एक इस प्रकार के रोग से परिभाषित होती है जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे विनाश कर जाता है, यानी कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का धीरे धीरे विनाश होने लगता है। एंड इट इज एन एक्वायर्ड डिजीज, और यह एक उपार्जित रोग है। विच डिजीज शोइंग लॉट्स ऑफ सिम्टम्स, जो कई प्रकार के लक्षण दिखाता है। तो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन जो होगी वो क्या होगी? यह रोग हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में धीरे धीरे कमी उत्पन्न करता है, तथा साथ ही यह एक उपार्जित रोग है जिसमें कई प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं, और इस रोग को हम एड्स कहते हैं, ठीक है। ये आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रॉपर डेफिनेशन। अब सवाल आता है कि आखिर ये एड्स कहाँ से आया? ये एड्स की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये एड्स ट्रांसफर होता चला गया, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो ये सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है, इसके बारे में जो स्टोरी सामने आई वो यूएसए में सामने आई।
तो यूएसए में इसको 1981 में देखे जाने के बाद इसके बारे में पता लगाया गया, इसकी स्टोरीज देखी गई तो पता चला कि इसका सबसे मेजर कॉज है मल्टीपल सेक्स पार्टनर, यानी कि एक से ज्यादा लोगों के साथ यौन संबंध बनाना। उसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी करना, यानी कि समलैंगिक संबंध बनाना, ये सारी चीजें सबसे बड़ा रीजन बनकर सामने आई हमारे एड्स का। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी पता लगाया गया कि एड्स की बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती है बाय द मीडियम ऑफ फ्लूइड, यानी कि तरल पदार्थ के द्वारा, जैसे सलाइवा जो लार होता है उसके जरिया भी ये एक से दूसरे में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसको एक फ्लूइड मीडियम चाहिए जिसके जरिया ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चला जाता है ना। तो ये तो बात थी यूएसए की, लेकिन यूएसए से इसका इंडिया में ट्रांसफर कैसे हुआ? तो इंडिया में ये बीमारी 1986 में सबसे पहले डिस्कवर हुई, और ये बीमारी इंडिया में सबसे पहले चेन्नई, जो कि तमिलनाडु के स्टेट से रिलेटेड, तमिलनाडु में सबसे पहले एड्स की विक्टिम देखी गई, और वो विक्टिम थी जो बार डांसर्स होती हैं या जो फीमेल प्रोस्टिट्यूट होती हैं, सेक्स को वर्कर्स होती हैं, यानी कि वैसी महिलाएं जो लैंगिक संबंध बनाती हैं या जो सेक्स वर्कर्स की तरह काम करती हैं, उनमें ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई गई थी, और ये उन्हीं से काफ़ी तेज़ी से इंडिया में फैला। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको सेकेंड लार्जेस्ट HIV पॉपुलेशन कहा जाता है, यानी कि भारत जो है वो HIV पेशेंट से सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है 5 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है एड्स विक्टिम की। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो सबके लिए एक बड़ा कॉमन वीडियो है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इसको एज ए स्टूडेंट देखें या एज अ बोर्ड एग्जामिनी या एज अ नीट एग्जामिनी, बल्कि ये एक सोशल मैसेज है जो मैं अपने वीडियो के ज़रिए देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी जल्दी अपना लक्षण नहीं दिखाती है, लेकिन ये एक लाइफ टेकिंग बीमारी है, यानी कि इसमें मृत्यु हो जाती है और इसका कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं बताया जाता है। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक दूर दराज के एरिया में, हर एक गांव में, हर एक शहर में लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि लोग इसके बारे में समझ सके कि एक्चुअली ये बीमारी क्या है। इसलिए मैंने इस वीडियो को इस बार एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट आपके लिए काउंट नहीं किया, बल्कि एक सोशल वर्कर की तरह लगा कि मुझे ये एडवाइस सब तक पहुँचानी चाहिए। तो बीमारियों में जैसे एड्स है, कैंसर है, ये सबकी नॉलेज सबको होनी चाहिए, आपके फैमिली के लोगों को होनी चाहिए, आपके घर के छोटे बच्चों को होनी चाहिए, हर एक नॉलेज, ताकि आप अपने आप को सेव कर सके। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हम अपने एजुकेशनल वैल्यूज और हमारे सोशल वैल्यूज दोनों को मिक्स करके बनाएंगे आज का वीडियो। आपको आपके बोर्ड लेवल की भी सारी चीजें मिल जाएंगी और साथ साथ समाज का एक भला भी हो सकेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो ये ओके, नाउ वी आर हैविंग सम बैकग्राउंड्स, और बैकग्राउंड्स में तो मैंने आपको सारी डिटेल बता ही दी थी, फिर भी आप पॉइंट्स देख लीजिए एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट है कि द स्टोरी ऑफ एड्स वाज स्टार्टेड इन यूएसए जून 1981, यानी कि एड्स की कहानी की शुरुआत हुई है 1981 से, और ये शुरुआत कहाँ हुई? यूएसए में हुई। ओके, तो सेकेंड लाइन हमारी क्या बोल रही है, देखिए सेकेंड लाइन में ये कहा गया कि एड्स जो है वो सबसे पहले इंडिया में चेन्नई में देखा गया, जो कि उस वक्त पहले ये इसका प्रीवियस नेम है मद्रास, लेकिन अब हम इसको चेन्नई से जानते हैं। तो चेन्नई में 1986 में ये सेक्स वर्कर्स के बीच में मिला। सेक्स वर्कर्स का मतलब होता है कि जो वैसी फीमेल, ऑफ कोर्स ये फीमेल में ही मिला था, जो लैंगिक संबंध बनाती हैं या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, बहुत लोगों के साथ वो अपना यौन संबंध रखती हैं, उन महिलाओं में ये सबसे पहले मिला, जो सेक्स विक्टिम होती हैं और सेक्स वर्कर्स की तरह काम करती हैं, यानी कि ये यौन संबंध बनाने की क्रिया करती हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे सेक्स वर्कर्स जो हमारी होती हैं चेन्नई की, उनके बीच में ये सबसे पहले देखा गया। तो हमारी तीसरी पॉइंट जो है वो ये बता रही है कि हमारा इंडिया का जो HIV इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इंडिया को सेकेंड पोजीशन मिला है, सेकेंड लार्जेस्ट HIV इन्फेक्टेड पॉपुलेशन इसको मिल गया, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो HIV इन्फेक्टेड लोग यहाँ पे देखे जाते हैं। नंबर सबसे ज़्यादा जो है वो US कंट्रीज में है, यानी कि वो टॉप पर है, लेकिन सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड नंबर पोजीशन जो है वो हमारे इंडिया की है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक एस्टिमेशन रखी है 5.134 मिलियन,
अप्रॉक्स 5 मिलियन लोग जो हैं आज भी HIV इन्फेक्टेड है ना। तो ये यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया HIV इन्फेक्टेड। अभी तक बात हो रही थी एड्स की, लेकिन एक नई चीज सामने आ गई, HIV इन्फेक्शन। तो एड्स एक बीमारी है और ये बीमारी जिस वायरस के कारण होती है उस वायरस का नाम है HIV। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऐसा वायरस जो इंसान के इम्यून सिस्टम में कमी कर देता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। ऑफ कोर्स एड्स किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से होता है। HIV के लिए आपको बुक में एक टर्म मिलेगा, दैट इज रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस है ना, इसको रेट्रोवायरस कहते हैं। यहाँ पे दो मीनिंग इसकी निकल कर आती है। रेट्रो का मतलब फॉरेन वायरस, यानी कि ऐसा वायरस जो किसी फॉरेन कंट्री से हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ, नंबर 1। और दूसरा ग्रुप ऑफ वायरस, ये वायरस झुंड में होता है, इसलिए भी हम इसको रेट्रोवायरस कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप में ही शामिल होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं बता दूं, जैसे हमारे शरीर में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो है DNA, अनुवांशिक पदार्थ, जिससे हम अपने लक्षणों को अपने आगे की पीढ़ी में ट्रांसफर कर पाते हैं, वो क्या है? DNA है ना। ठीक उसी तरह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है इनके शरीर में जो इनकी अनुवांशिकता को डेवलप करता है वो है SSRNA, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। तो दैट इज SSRNA मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, अब आगे आते हैं HIV के बारे में किसने पता लगाया, किसने स्टडी की? तो HIV वाज डिस्कवर्ड बाय L. Montagnier। ठीक है, इन 1982 में 81 में इसकी डिस्कवरी हुई USA में, और 1982 में हमारे इस साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया और इन्होंने ये एक पाश्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में इन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी किया, यानी कि इसके बारे में इन्होंने जो खोज किया, उस पर जो एक्सपेरिमेंट किया, दैट एक्सपेरिमेंट वाज डन इन पाश्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस, यानी कि पेरिस में ये खोज हुई। और इस वायरस के बारे में आइसोलेट करके स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 82 में इसके बारे में अलग से काफ़ी सारी जानकारियां निकाली, यानी कि 1982 से ही इन्होंने काम करना शुरू किया और 83 में जाकर इन्होंने अपने काम को कंप्लीट किया। और इनका काम कंप्लीट होते ही इन्होंने सारी डिटेल को एक बुक में प्रिस्क्राइब किया कि ये सारे सिम्टम्स हैं और हम कैसे बच सकते हैं और क्या इसका किस तरह से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो ये था हमारा बैकग्राउंड जो कि हमारे एड्स के बारे में और HIV के बारे में था। अब देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में सीधा सवाल आता है कि क्या है HIV। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय HIV इन्फेक्शन? HIV इन्फेक्शन से आप क्या समझते हैं? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। HIV वायरस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और उसके बारे में बताइए। हाउ HIV रेप्लिकेशन कैन टेक प्लेस? HIV रेप्लिकेशन कैसे होता है, यानी कि HIV आपके शरीर में कैसे आता है? रेप्लिकेशन का मतलब प्रतिकरण, आपके शरीर में आकर ये आपके DNA को कैसे डैमेज कर देता है। तो ये सारे स्टेप्स हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से दोहरा दूं कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए आवश्यक है जो एक समाज में रहते हैं और जिन्हें काफ़ी बारीकी से हर एक बीमारी के बारे में जानना होगा और समझना होगा। इवन मेरा ये मानना है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो है वो किसी एक एज बेस्ड पर्सन के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये सभी एज के लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये उनके हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। और अगर आप अपने हेल्थ के बारे में जानते हैं तो आप बिल्कुल अपने हेल्थ के साथ 100% देने की कोशिश करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। तो चलिए हम अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वायरस जो होता है, दिस वायरस इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले मैं एक आउटलाइन करती हूं जो इसकी सबसे आउटर साइड को दिखाएगा। ओके, दिस इज आवर आउटर मोस्ट पार्ट। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटीन कैप्सिड का बना होता है, यानी कि कैप्सिड का मतलब होता है इसका जो एरिया है, यानी कि जो इसकी रचना है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर। दिस इज द outermost
प्रोटीन कैप्सिड, इसको हम प्रोटीन कैप्सिड फिलहाल कह रहे हैं, आपको सारी चीज़ों की लेबलिंग मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रक्चर में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लिपिड बाइलेयर, यानी कि ये जो आप बाहर की रचना देख रहे हैं इसके बीच में ये जो गैपिंग मैंने रखी है, ये जो गैप है, इस गैप में लिपिड प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर इसकी बाहरी रचना तैयार होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, लिपिड बाइलेयर कुछ इस तरह से इनके बीच में लिपिड बाइलेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आती हूं सेकेंड लेयर जो होती है इनकी, दिस इज द सेकेंड प्रोटीन कैप्सिड। ये जो होती है ये इनकी सेकेंड प्रोटीन कैप्सिड होती है। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की बनी होती हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बाद इसके अंदर में कई सारे छोटे छोटे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इंजाइम्स प्रेजेंट, ठीक है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंजाइम है जिसको मैं पर्पल कलर से दिखा रही हूं, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यही सबसे खास एंजाइम है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बाद बीच में अगर मैं ड्रॉ करूं, लेट मी हैव सम अनदर कलर, तो ये इनके बीच में ये है इनका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए, ठीक है। और देखिए जब हम लोग डीएनए ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरह से यूज करते हैं ना, डबल स्ट्रैंड, एक और एक दूसरा, दो स्ट्रैंड यूज करते हैं हम लोग, तो हम इसको क्या कहते हैं, डीएस डीएनए, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन मैंने आपको पॉइंट में लिखाया था कि इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें शामिल होगा। सिंगल का मतलब ये नहीं कि एक ही आरएनए शामिल होगा, बस ये स्ट्रैंड सिंगल है, ऐसे करके इसमें आरएनए शामिल होते हैं, तो इट इज ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। स्ट्रैंड क्या होगी, सिंगल होगी। तो आरएनए हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल, और जो ये मैंने पर्पल से एंजाइम बनाई है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कैसे ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है ये हम लोग देखेंगे, तो हम इसकी एक्टिविटी समझेंगे। तो चलिए फटाक से सबसे पहले डायग्राम को करते हैं फाइनल। ओके, तो अब हमारा ये हो गया कंप्लीट एक डायग्राम। देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम कंप्लीट कर दिया और इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि सबसे नंबर 1 आपको याद रखना है कि सबसे बाहर जो होता है, सबसे बाहर जो हमने शुरू किया था, ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर से जो राउंड राउंड मैंने किया है, दिस इज GP120, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 120 अमाइनो एसिड्स मिलकर इस चेन को बनाते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दो ग्लाइकोप्रोटीन का ये जो चेन है, इस दो के बीच में जो गैप थी, ये गैप को फुलफिल किया गया है बाय द हेल्प ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो मुझे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये बताना है कि HIV का जो इन्वेलप होता है वो दो चीज से मिलकर बना है मेनली। नंबर 1 GP120 यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 120, और नंबर 2 में आपको याद रखना है लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड ये दोनों मिलकर इसकी पूरी बाहर की बाउंड्री को तैयार करते हैं, और किस शक्ल में तैयार करते हैं, गोल, यानी कि स्फेरिकल। अब देखिए अंदर में एक दूसरा प्रोटीन चेन है, ठीक है, जो स्क्वायर शेप में बनाया गया है ना, जो थोड़ा सा मतलब स्क्वायर नेचर का होता है, ये गोल नहीं होता है। तो ये जो सेकंड प्रोटीन है इसको हम कहते हैं कोर प्रोटीन, ठीक है। क्या कहते हैं, कोर प्रोटीन, दैट इज P24, यानी कि इस प्रोटीन में 24 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एक साथ मिलते हैं तो जाकर ये प्रोटीन कोड बनती है। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि GP120 और P24, GP120 और P24 के बीच में ये जो मैंने ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बनाया है, ये ग्रीन कलर से जो स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। मतलब यहाँ से यहाँ,
यहाँ होते हुए चीज कहाँ जा रही है, यहाँ इन दोनों के बीच का, यानी कि P24 और GP120 इस दोनों के बीच में ये जो आप देख रहे हैं एरो के जैसा स्ट्रक्चर, ये है GP41, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो ये जो एरो लाइक स्ट्रक्चर होता है ये हमारे सबसे बाहर के प्रोटीन यानी कि एक्सटर्नल प्रोटीन GP प्रोटीन जो है बाहर वाली रचना, और कोर प्रोटीन इस दोनों के बीच की ज्वाइनिंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए कोर प्रोटीन के अंदर हम जैसे ही आएंगे हमें कई छोटे छोटे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स दिखेंगे। ग्लोब्यूलर का मतलब होता है गोल गोल दाने जैसे। उसी ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में कुछ अलग अलग तरह से मैंने कैटेगराइज किया, अलग अलग चीजें। ये जो येलो से मैंने छोटे छोटे कई सारे प्रोटीन बनाए हैं, ये प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, यानी कि ये छोटे छोटे जो होते हैं जरूरत पड़ने पर इकट्ठा होकर नया इंजाइम बनाते हैं। अगर इस वायरस को नए इंजाइम की जरूरत होगी तो ये इंजाइम कहाँ से तुरंत तैयार करेगा, उसके लिए छोटे छोटे ये जो सब यूनिट्स है ना प्रोटीन के, ये मिल जाते हैं और इसकी रचना को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। तब तक ये बिखरे पड़े हैं, लेकिन जरूरत होने पर ये छोटे छोटे सब यूनिट्स क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। डन। उसके बाद यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है सारे छोटे छोटे कई सारे प्रोटीन हैं जो इंजाइम्स का रूप लिए हुए हैं। इंजाइम है, इंजाइम जो कि इसके लिए क्रिया करती है, लेकिन आपको एक इंजाइम नहीं भूलना है जिसको मैंने पर्पल से दिखाया है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। यही इंजाइम है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक, यही इस वायरस का हमारे अंदर आकर हमारे डीएनए को वायरल डीएनए बना देता है। आपसे सवाल होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम ऑफ वायरस अटैक्स ऑन डीएनए, इंसान के डीएनए पर कौन सा एंजाइम अटैक करता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यही है जो हमारे डीएनए को वायरल डीएनए बनाता है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये एक एंजाइम मैंने दिखाई, दैट इज प्रोटीएज। तो ये इस वायरस के लिए काम करता है, लेकिन ये हमारे डीएनए पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्रोटीन्स होते हैं जो अंदर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यही है हमारे इस वायरस का एक स्ट्रक्चर। तो आपको याद हो गया होगा, सबसे बाहर में आपको याद रखना है GP120 और लिपिड की बनी हुई होती है। उसके बाद एक एरो जैसा नोटेशन है यहाँ पे जो कि हमारे इस बाहर के प्रोटीन को और हमारे कोर प्रोटीन अंदर की प्रोटीन को क्या करता है, कनेक्ट रखता है, दैट इज GP41 यानी कि 41। और ये फिर अंदर में कई सारे सब यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स बिखरे होते हैं जो बाद में फंक्शन करते हैं, और कुछ प्रोटीन्स। और आपको ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आप देख लीजिए, पॉइंट समझ लेते हैं। एनालिसिस में मैंने लिख दिया है HIV इज स्फेरिकल विथ RNA एज जेनेटिक मटेरियल एंड एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। HIV गोलाकार होता है और उसमें एक एंजाइम होती है जो कि उसका अनुवांशिक पदार्थ है, और अनुवांशिक पदार्थ उसका RNA है, और उसमें जो एंजाइम है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद इट्स कैप्सिड इज इलोंगेटेड एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसकी जो कैप्सिड है काफी इलोंगेटेड रचना है, ठीक है, यानी कि ये एक लंबाई में इसको कंप्लीट तैयार किया गया है। देखिए आप, ये काफी एक ब्रॉड तरीका से ये बना हुआ होता है, और इसकी ये प्रोटीन के ज्यादातर बने हुए हैं। जहां तक आप देख रहे हैं GP41, GP120, P24, कई सारे यहाँ पे प्रोटीन सब यूनिट्स, इसका मतलब लिपिड से कई ज्यादा इसमें क्या है, प्रोटीन शामिल है, ठीक है। The envelope of the virus is a two-layered lipid coat। ये जो envelope है इसका कंप्लीट बाहर का जो इसका आवरण है या जो बाहर का इसका रचना है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल लिपिड का है। लिपिड ने इसको मजबूती से पकड़कर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा HIV और इसका स्ट्रक्चर। आपके एग्जाम में CBSE वालों के लिए ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HIV विथ एनालिसिस। तो आप HIV बनाकर, HIV का डायग्राम बनाकर उसका एनालाइज कर सकते हैं। और भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं कि HIV का स्ट्रक्चर बनाइए और इसके बारे में पॉइंट्स दीजिए। तो ये हो गया हमारा एक वो वायरस जो एड्स का कारण है। आगे आने वाली टॉपिक होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप इसके बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्टडी। जैसे कि हम पढ़ेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, जैसे ये वायरस हमारे अंदर आएगा तो ये क्या क्या करेगा, क्या क्या लक्षण सामने आएंगे, हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये कैसे फैलता है, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे इसकी स्टडी और इसको फिनिश करेंगे। ओके,
तब तक प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए भी आप स्टडी करते हैं, मुझे ये पता है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी और मेरा भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, और कोई भी सवाल है तो तुरंत पूछिए कमेंट सेक्शन में। ओके, टेक केयर।